चलिए, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के दूसरे अध्याय के बारे में, जो आपका है मौलिक अधिकार। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका भारतीय संविधान में अधिकार। बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को क्या अधिकार दिए गए हैं, शासन को क्या अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ-साथ हम ये बात करने वाले हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। तो बेसिकली जो आपका चैप्टर है वो बेसिकली इसके ऊपर है, मौलिक अधिकारों के ऊपर है। क्या है? मौलिक अधिकारों के ऊपर। और देखो यहीं से एक क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार और राजनीतिक निर्देशित तंत्र के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये थोड़ा-सा टॉपिक थोड़ा समझने लायक है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, कितने तरह के अधिकार दिए गए हैं, कौन-कौन से अधिकार हैं, उन अधिकारों की सीमाएँ क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो चलो पहले बात करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ठीक है? देखो बेटा, मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूल अधिकार होते हैं। वी कैन से कि ये हमारा ओरिजिन राइट होते हैं। क्या होते हैं? ओरिजिन राइट, ये व्यक्ति के मूल अधिकार होते हैं। आगे जिसके बिना मनुष्य का जीवन क्या है? अधूरा है। पास में आ गया, जैसे हमारे पास कुछ अधिकार ना हो, बोलने की आज़ादी ना हो, हमें अपने हिसाब से खाने की आज़ादी ना हो, हमें अपने हिसाब से पहनने की आज़ादी ना हो, हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते, तो फिर ये इस तरह का समुदाय या कह लो कि इस तरह का जीवन व्यक्ति का व्यर्थ जीवन है। इसमें आगे जैसे मान लेते हैं कि रोज़ाना के जीवन के अंतर्गत आपको बहुत अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है। अगर मान लो कि आपको बस चोखा-चावल दे दिया जाए, तो कैसा लगेगा? बेकार लगेगा, यानी वो जीवन ही व्यर्थ लगेगा। तो ये जो व्यक्ति के अधिकार होते हैं, व्यक्ति के मूल अधिकार है। इनके बिना तो व्यक्ति का जीवन भी क्या है? व्यर्थ है। बात समझ में आ गई? इनके बिना व्यक्ति का जीवन क्या है? व्यर्थ है। बात समझ में आ गई? तो ये व्यक्ति के मूल अधिकार होते हैं, जिसके आधार पर जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। गतिविधियों का संचालन करता है। यानी जो भी चीज़ें हम करते हैं, वो हमें अधिकार की, जैसे कि मान लेते हैं कि हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, या मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 तरह की कंपनियाँ हैं, बस 4-5 तरह की कंपनियाँ हैं, यहाँ पर जातिवाद है। आप कह लो कि जाति के आधार पर व्यक्तियों को रखा जाता है। यहाँ मान लीजिए कि एक समान व्यवहार नहीं है, तो आप उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। आप कह सकते हो कि सर ये गलत है, ये असमानता है, तो आप ये कह सकते हो। लेकिन ये बोलने का अधिकार हमें किसने दिया है? संविधान ने दिया है। किसने दिया है? संविधान ने दिया है। तो हमारे पास क्या है? बोलने की भी आज़ादी होती है, ठीक है? और एक अधिकार हमारा क्या है? समानता का अधिकार, जिसको हम समता का अधिकार बोलते हैं। समानता का अधिकार भी है। यानी ये सब अधिकार हमें कहाँ से मिले हैं? सरकार की तरफ से मिले। ये कैसे बोलते हैं कि आप पक्षपात नहीं कर सकते, चाहे फिर वो जाति के गरीब या नीची जाति का हो या फिर वो अमीर जाति का हो, सभी को एक बराबर अधिकार प्राप्त है ना? कानून के सामने चाहे कोई गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, सबको एक जैसे अधिकार प्राप्त हैं। तो ये सब हमें कहाँ से मिले? ये सब हमें संविधान से मिले, और संविधान से जो जिस अधिकारों को दिया गया है, उसे हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है? तो मौलिक अधिकार समझ में आ गया, ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का संचालन करता है। पास में आगे बात, हमारे जीवन के अंतर्गत समय समय पर और दिनचर्या के माहौल में हर परिस्थितियों में ऐसे अधिकारों की या ऐसी गतिविधियां आती हैं, जब हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, ये व्यक्ति के मूल अधिकार होते हैं। क्या होते हैं? मूल अधिकार है। इनके बिना मनुष्य का जीवन क्या है? संभव या कह लो कि असंभव या कह लो व्यर्थ है। पास में आ गया, बिना अधिकारों के आप जीवन, यानी कि कह लो कि फिर तानाशाह हो जाएगा। तानाशाह क्या हो जाएगा? तानाशाह। जहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, आप एक बस कठपुतली रह जाओगे, और आपके जीवन में जो भी चल रहा होगा, जो भी गतिविधि आप करोगे, उस सब पर केवल एक का अधिकार होगा, और वो कौन होगा? शासक वर्ग। समझ में आ गई बात? तो ऐसी ही धारणा अगर हम बात कर लें कि प्राचीनता में देखा जाए, चलो अपनी पैसे बात करते हैं, इसका इतिहास की बात कर लेते हैं कि भारत के अंतर्गत मौलिक अधिकार की संकल्पना कैसे ली गई। तो बेटा जो क्या हुआ, 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी आई। क्या आई? मोतीलाल नेहरू कमेटी आई। ठीक है, अब ये क्या लेकर आए? ये लेकर आए अधिकारों का घोषणा पत्र। क्या लेकर आए? अधिकारों का घोषणा पत्र। ध्यान रखना, भारत के अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर विचार करने वाली जो कमेटी थी, वो कौन सी कमेटी थी? मोतीलाल नेहरू कमेटी। वो कब आई थी? 1928 में आई थी। ठीक है, ये एक अधिकारों का घोषणा पत्र लेकर आई थी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है? समझ में आ गई बात? तो यह समानता व्यक्तियों के
अधिकारों का समूह होता है जो संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है? यानी इसके अंतर्गत मनुष्य को प्राप्त जितने भी अधिकार होंगे, उन सब अधिकारों का अपना एक समूह होगा। उन सभी अधिकारों के समूह को हम बोलते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक है? तो मोतीलाल नेहरू कमेटी ने भी व्यक्ति के लिए, समाज के अंतर्गत व्यक्तियों के लिए कुछ अधिकारों की व्याख्या की है और कहा गया है कि व्यक्ति के ये मूल अधिकार है, इनसे मनुष्य को अलग नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से हमारे शरीर से हमारी आत्मा को अलग कर दिया जाए, तो हमारा जीवन व्यर्थ है, खत्म है, यानी हम बचेंगे नहीं। तो उस तरीके से अगर मोतीलाल नेहरू कमेटी ने कहा, अगर मान लीजिए ये सभी अधिकार व्यक्तियों से अलग कर दिए जाएँ, तो फिर उस समाज की कोई प्रासंगिकता नहीं बनती। बात में आ गई बात यहाँ तक? कोई दिक्कत है? तो मोतीलाल नेहरू कमेटी जब आई थी, तो मोतीलाल नेहरू कमेटी ने उस वक़्त अधिकारों का घोषणा पत्र के अंतर्गत कुछ अधिकार लेकर आए और कहा कि ये व्यक्ति के मूल अधिकार हैं और इन अधिकारों को व्यक्तियों की तुलना या कह लो कि व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। तो मोतीलाल नेहरू कमेटी ने इस पूरी गतिविधि के अंतर्गत व्यक्ति के लिए 7 मौलिक अधिकार बताए थे। ये कहा था कि अगर व्यक्ति को समाज में सही तरीके से संचालित करना है, तो व्यक्तियों के पास इक्वल अधिकार होने चाहिए। क्योंकि मोतीलाल नेहरू कमेटी का मानना था कि समाज के अंतर्गत एक तो नागरिक होता है, क्या होता है? एक नागरिक होता है और एक आपका सत्ता वर्ग होता है। क्या होता है? सत्ता वर्ग होता है। तो इनका कहना था कि अगर सारे के सारे अधिकार सत्ता वर्ग पर दे दिए जाएँ और व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं होगा, तो सत्ता क्या करेगी? मनमाने तरीके से कार्य करेगी। क्या करेगी? मनमाने तरीके से कार्य करेगी। और कहीं न कहीं ऐसा भी आ सकता है कि वह अपने आप को एक तानाशाही रूप भी दे देगी। तो तानाशाही रूप के अंतर्गत क्या होगा कि व्यक्ति के जो भी अधिकार होंगे, व्यक्ति का जो जीवन हो जाएगा, वो व्यक्ति का जीवन और कठिन हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर मान लेते हैं कि सारी की सारी पावर सत्ता को दे दी जाए, सत्ता तो कहीं न कहीं अपनी ज़िम्मेवारी या अपनी जवाबदेही से पीछे हो जाएगा। इसकी जवाबदेही नहीं होगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होगी और ये अपने कार्यों का निर्वहन या कह लो कि अपने कार्यों का संचालन, निर्वहन कह लो, सही तरीके से या उचित तरीके से नहीं करेगा। ठीक है? तो इसीलिए मोतीलाल नेहरू कमेटी का मानना था कि अगर आप चाहते हैं कि शासक वर्ग उचित तरीके से काम करे, कैसा काम करे? उचित तरीके से कार्य करे, तो ये ज़रूरी है कि व्यक्ति के पास भी कुछ अधिकार होने चाहिए। बात में आ गई बात? जब तक व्यक्ति व्यक्ति के पास अधिकार नहीं होंगे, तब तक सत्ता वर्ग भयभीत कैसे होगा? या कह लो कि जो व्यक्ति के अधिकार थे, मोतीलाल नेहरू ने कमेटी ने कहा कि मौलिक अधिकार जो व्यक्ति को संविधान द्वारा प्राप्त होंगे, मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार सरकार की सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। रूप में कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई बात? एक बात ध्यान रखना, मुद्रण कमेटी का मानना था कि सत्ता की बेमर्जी या कह लो सत्ता के अपने हिसाब से प्रयोग की जाने वाली या सत्ता की जो शक्तियां होती हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए व्यक्तियों को भी कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए और वो अधिकार ऐसे हों जो संविधान द्वारा प्राप्त हों। साथ ही साथ उन अधिकारों पर विशेष अवस्था को छोड़कर बाकी अन्य अवस्था के अंतर्गत उसको प्रतिबंध नहीं किया जा सकता। पास में आगे बात, इन सब मामलों को लेकर ये मोतीलाल कमेटी की एक स्टेटमेंट थी, क्योंकि मोतीलाल कमेटी ने कहा कि अगर लोगों के पास अधिकार होंगे तो लोग जागरूक होंगे और वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे और अगर सत्ता कभी कुछ गलत करती है तो सत्ता के खिलाफ एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकते हैं। पास में आगे बात, तो इस तरीके से अगर मान लेते हैं कि लोगों के पास अधिकार होंगे तो सत्ता वर्ग भी क्या करेगी? सत्ता वर्ग भी उचित तरीके से कार्य करेगी। क्या करेगी? उचित तरीके से कार्य करेगी, क्योंकि उसे भी इस बात का डर रहेगा कि व्यक्ति के पास भी अधिकार हैं और वो अपने अधिकारों का प्रयोग करके इस बात का पता लगा सकते हैं कि सत्ता सही जगह से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। बस में आगे बात, तो इस बात को लेकर मोतीलाल नेहरू कमेटी ने, कौन सी कमेटी? मोतीलाल नेहरू कमेटी। तो मोतीलाल नेहरू कमेटी जब आई थी, कब आई थी? 1928 में आई थी। ठीक है? तो मोतीलाल नेहरू कमेटी ने 1928 में, तो इसमें 7 मौलिक अधिकारों की व्याख्या की थी। कितने मौलिक अधिकार? 7 मौलिक अधिकारों की व्याख्या की थी। कहा था कि अगर व्यक्ति का जीवन सही तरीके से संचालित करना है, तो व्यक्ति के पास ये कुछ 7 मौलिक अधिकार होने बहुत ज़रूरी है। इसमें आगे बात, इसमें पहला आपका था, पेज 2 मिनट वेस्ट हाँ, चलिए। पहला आपका है समता का अधिकार, दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा आपका है
शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है आपका शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार। छठा है आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक। एक यहाँ आप सातवां बना लो। सातवां आपका है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू कमेटी ने इस 7 अधिकारों को बताया कि व्यक्ति के मूल अधिकार होते हैं, इनके बिना मनुष्य का जीवन क्या है? असंभव है, बेकार है। और अगर आप चाहते हैं कि व्यक्ति का जीवन सही तरीके से संचालित हो, तो व्यक्तियों के पास ये 4 अधिकार होने चाहिए और इन अधिकारों को इस तरीके से संरक्षित किया जाना चाहिए कि सत्ता चाहकर भी इन पर हस्तक्षेप ना कर सके। ठीक है? तो इसके लिए क्या बनाई? न्यायपालिका को जिम्मेदारी दी गई कि न्यायपालिका एक ऐसा अंग होगी जो व्यक्ति के मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगी। देखो इसी में हम बात करेंगे एक आर्टिकल नंबर 13 क्लोज 2। आर्टिकल नंबर 13 क्लोज 2 क्या कहता है कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका संसद द्वारा संसद द्वारा पारित कानूनों की कानूनों की समीक्षा कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। अब देखो यहाँ पर समीक्षा करने के साथ साथ एक बात और बोली गई हुई है कि न्यायपालिका कर सकता है, संसद जो भी कानून बनाएगी उन कानूनों की समीक्षा न्यायपालिका कर सकता है और अगर उसको ऐसा लगता है कि उसमें किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, यानी आप यहाँ लिख लो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कानून को कानून को रद्द कर सकती है। हम पढ़ेंगे इस चीज को बारे में। देखो अब यहाँ पर कहानी क्या है कि संसद जो भी कानून बनाती है उस कानूनों की समीक्षा कौन कर सकता है? न्यायपालिका कर सकती है। ये आर्टिकल हमें दिया गया है आर्टिकल नंबर 13 क्लोज 2 के तहत। इसको बोलते हैं न्यायिक पूर्वावलोकन। अगर मान लेते हैं कि कोई भी कानून ऐसा है कि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तो न्यायपालिका उसकी रिव्यू कर सकती है, उसकी समीक्षा कर सकती है और अगर वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उस कानून को सीधा रद्द कर सकती है। ये स्पेशल पावर दी गई है, केवल सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि इन सब मौलिक अधिकारों को संरक्षित रखा जा सके, क्योंकि व्यक्ति के मूल अधिकार होते हैं। बात में आगे बात। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया हमने तो पढ़ा है कि मौलिक अधिकार केवल 6 ही है, लेकिन आपने 7 मौलिक अधिकार बता दिए। हाँ, तो बिल्कुल 6 ही अधिकार है, लेकिन तो कहानी क्या है, जब मोतीलाल नेहरू कमेटी आई थी तो 1928 में उन्होंने 7 मौलिक अधिकारों की समीक्षा, ये ढांचा दिया था, ब्लूप्रिंट दिया था कि 7 मौलिक अधिकार होने चाहिए। परंतु बात क्या थी कि जो आपका छठा अधिकार है, छठा जो आपका अधिकार है, इसे बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। अगर हम इसके अनुच्छेद की बात कर लें पहले वाले इसकी, तो इसका अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक है। मैं ये बात करूंगा कि किस भाग में किया गया, डोंट वरी। यह आपका 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या रहा है 23 और 24 में। आर्टिकल नंबर 80 की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। ठीक है। और शिक्षा 29 से लेकर 30 तक। और ये आपका संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद नंबर 31 में दिया गया था और संवैधानिक उपचार का अधिकार आपका अनुच्छेद नंबर 32 में है। बात में आगे बात। तो जो आपका ये आर्टिकल नंबर 31 वाला है, इसको क्या कर दिया गया? इसको समाप्त कर दिया गया। क्या समाप्त किया गया? तो संविधान संशोधन, या यहाँ पे लिखो गया कि 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। पास में आ गया। तो किस संशोधन के तहत? तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन आता है तो 44 संशोधन के तहत। तो क्या कर दिया गया? 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है और समाप्त करने के बाद क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, ये ध्यान रखना। सॉरी, हाँ, समाप्त नहीं किया गया, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसमें आगे बात, तो किस में कर दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद नंबर 300 ए में कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार
बना दिया गया है। बस में आ गया। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत बार, ठीक है। तो अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है 44 संशोधन, ठीक, जो आपका तारक है 44वां वाला। तो आप क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि किस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो किस संशोधन, 44 संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था। और किस में इसको कानूनी बनाया गया, 300 ए में, 300 में से क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। बात में आगे बात, तो अब कितने मौलिक अधिकार हो गए, तो केवल 6 मौलिक अधिकार है यहाँ पर। कितने मौलिक अधिकार हैं, तो केवल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिन मौलिक अधिकारों के बारे में हमें पढ़ना है, और आगे आने वाली क्लासेस में हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। एक और चीज, जो आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है, क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ध्यान रखना, इसे भारतीय संविधान, इसे इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया है। और ध्यान रखना, इसे भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा किसने दी है, आत्मा की जो संज्ञा दी गई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी। किसने दी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अम्बेडकर जी ने। बात सुना आगे बात, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि यही वो अधिकार है जिसके अधिकार के तहत अगर व्यक्ति के अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय जा सकता है। अब वो किस किस आर्टिकल के तहत, तो ये आर्टिकल नंबर 32 और एक आर्टिकल नंबर है 226। ध्यान रखना, इसके तहत वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हम आगे बात करेंगे। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब देखो यहाँ वैसे तो 4 तरह की कोर्ट है, लेकिन ध्यान रखना, नॉर्मल केसेस अगर होंगी तो आपको निचले स्तर से लेकर फिर ऊपरी स्तर पे कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर क्या नाम है मौलिक अधिकारों का कोई केस आता है, डायरेक्टली आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। और ये प्रावधान कर रखा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। तो 226 में क्या देखा गया है, 226 के तहत आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो, उच्च न्यायालय। कहाँ जा सकते हो, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। बात में आगे बात, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स थे, ठीक है। तो ये आज आपके लिए इतना ही काफी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कैसे क्या चीजें और क्या क्या कितना अधिकार की व्याख्या की गई है। बात में आगे, तो ये देख लेना एक बार कैसे ये संकल्पना आई, इसके बारे में पढ़ लेना आप। और ये जो आपके मौलिक अधिकार थे इनके बारे में पढ़ना है। और कोई डाउट अगर होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट बता सकते हो, हम उसके बारे में और भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, ऊपर ऊपर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि 44वां संशोधन ये बहुत इंपॉर्टेंट 1978 में हुआ था। संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर क्या बना दिया गया था, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आप ये ध्यान रखना, हम यही बात करेंगे कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकारों के बीच में क्या अंतर होता है। बात समझ में आगे बात, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम सीधा मौलिक अधिकारों शुरू कर देंगे, ठीक है। जहाँ हम यही बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या किस भाग में की गई, तो तीसरे भाग में की गई है। किस अनुच्छेद से की गई, तो 12 से लेकर 35-32 तक कह लो, 32 तक की गई है। तो हम इन सब चीजों के बारे में आगे आने वाले टॉपिक्स में बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर हम बात करें मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, तो हम इन सब चीजों के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। क्योंकि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसको ये मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा एक अधिकारों की लड़ाई थी, ठीक है। ध्यान रखना, वहां पर अधिकारों की मांग की गई। और भारत के अंतर्गत भाग 3 वह भाग है जहां पर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। इस कारण इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें आगे बात, तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एक बार इसका ओवरव्यू लेकर आना कि, क्योंकि आपकी 11 के हिसाब से मैं इतना कुछ नहीं बताने वाला कि आप कंफ्यूज हैं, लेकिन इतना ही आपके लिए बहुत है, इनफ है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चाहोगे तो अभी क्वेश्चन लिख लो कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देश के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन हर बार पूछा गया हुआ है और मैं भी शायद इस बार भी पूछा जाए। समझ में आ गई बात। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।